नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपीएससी के मेंस के पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 इन दोनों की एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया है। अब आपके साथ हम जीएस पेपर 3 की एनालिसिस को कर रहे हैं, जिसमें अगेन हमने आपके साथ जो इसका पार्ट 1 है इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जीएस पेपर 3 के पार्ट 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवालों को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस थे उनको आपके साथ कवर किया। ये वाला क्वेश्चन जीएसटी वाला क्वेश्चन था एंड सो ऑन। हमने हर तरह के क्वेश्चंस को, इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर के पहले पार्ट को ज़रूर देखें, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दी इकोनॉमी क्वेश्चंस हमने पार्ट नंबर 1 में इस पूरे पेपर का जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको भी आपके साथ शेयर किया है। ट्रेंड एनालिसिस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे हम ये बताते हैं कि क्या जो पेपर्स हैं उसमें कुछ रेपिटेशन हुई है या नहीं हुई है, क्या जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ रेपिटेशन हुई है या नहीं हुई है। तो इसको प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसके बाद आप जो है पार्ट 2 में एंटर कर सकते हैं। राइट। इस पार्ट 2 में जैसा कि मैंने बताया, हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 2020 में एग्रीकल्चर के कुल मिला के 4 सवाल पूछे गए थे, जिसको कि अब आपके साथ कवर किया जाएगा। इन 4 सवालों में 2 सवाल जो हैं वो 10 नंबर के थे और 2 सवाल जो हैं वो 15 नंबर के थे। यहाँ पे कुल मिला के 50 मार्क्स का पेपर है जो कि एग्रीकल्चर से पूछा गया था और इसको आपके साथ अब डिस्कस किया जाएगा। विदाउट एनी मोर डिले लेट अस बिगिन। यदि आप लोग सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर, दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो यूपीएससी से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ऑल्सो यदि आपने स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। यदि आप लोग 2021 के या फिर 2022 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। ऑल्सो इस कोर्स को हम जल्द ही अपडेट करने वाले हैं, जिसमें कि हम 2020 का प्रीलिम्स पेपर भी ऐड कर देंगे। राइट, ओके, लेट अस बिगिन। अच्छा, जितना हमने पिछली वीडियो में देखा कि इकोनॉमी का लेवल वाज मॉडरेट, राइट। मैंने कहा था कि इकोनॉमी आसान नहीं आई थी, लेकिन एग्रीकल्चर उतना ही आसान आया था। इतने इजी क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर की, आप बहुत ही आसानी से चारों के चारों क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट कर सकते थे। इकोनॉमी के अगर 4 क्वेश्चंस थे तो उन 4 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन वॉज वेरी टफ, 1 क्वेश्चन वॉज मॉडरेट एंड 2 क्वेश्चन वर ईजी टू मॉडरेट। तो ऑल इन ऑल अगर हम एवरेज देखें तो आपके 4 क्वेश्चंस की जो एवरेज बनती है कि वो क्वेश्चंस मॉडरेटली टफ थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर की, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, जो आपसे 4 सवाल पूछे गए बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं, भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग में मुख्य बाधाएं क्या हैं। 10 नंबर का सवाल है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बात रखनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। राइट, अब देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं उनके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए, आपसे एक मेंस का आंसर आप लिख रहे हैं तो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड भी होती हैं। वो क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं उनको देखिए। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है आप पूरी कैसे कर पाते हैं, इसका बड़ा आसान तरीका है। मैं हर बार बोलता आया हूँ, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। प्लीज़ आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। आपका कीवर्ड क्या है? आपके लिए कीवर्ड है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपके लिए कीवर्ड है ट्रांसपोर्ट, आपके लिए कीवर्ड है मार्केटिंग। ठीक है, ये आपके 2 कीवर्ड्स हो गए। और एक आपका मेन कीवर्ड है कंस्ट्रेंट्स, जो कि आपका बॉडी को डिफाइन करेगा। जब आप अपने क्वेश्चन की बॉडी लिखने वाले हैं तो बेसिकली आपको यही तो आंसर करना है ना, कि क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या विपत्तियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपकी बॉडी है। लेकिन क्या आप डायरेक्टली बॉडी पे शिफ्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको शुरुआत में एक ब्रीफ सी, संक्षेप सी इंट्रोडक्शन देनी होगी।
इंट्रोडक्शन कहाँ से बनकर आएगी? इंट्रोडक्शन देने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इसके आधार पे इंट्रोडक्शन दे लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग की सिचुएशन है भारत में विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर वो कैसी है, या आप इसके आधार पे इंट्रोडक्शन दे लीजिए कि जो भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कैसा है, राइट? तो एनीथिंग इज़ फाइन प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको इंट्रोडक्शन देनी ही देनी है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन इवन दो हम आगे निकल चुके हैं हमारी यील्ड उतनी अच्छी नहीं है। ये आप बेसिक चीज़ें बता सकते हैं, जिसके बाद आप ट्रांजिशन कर सकते हैं बॉडी में, राइट? तो इस इंट्रोडक्शन को ध्यान दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इंट्रोडक्शन को स्किप कर देंगे, गारंटी मैं लेता हूं कि आपको 10 की जगह 8 नंबर में से ही मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर इंट्रोडक्शन के होते हैं और इंट्रोडक्शन के 2 नंबर में से आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सो नेवर एवर फॉरगेट द इंट्रोडक्शन। आसान सवालों में भी आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको लग रहा होगा कि आपने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दिया है, लेकिन वंस यू रियलाइज़ कि आपने इंट्रोडक्शन को मिस कर दिया है, हो सकता है आपको मैक्सिमम मार्क्स ना मिल पाए। मैं बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ बिकॉज सो दैट आपके माइंड में ये चीज़ इनग्रेन हो जाए कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप द इंट्रोडक्शन एट ऑल। ठीक है, चलिए। Introduce by giving some relevant facts about agriculture production in India. Enumerate the constraints in transport and marketing of agriculture produced in India. ये आपकी देखिए अप्रोच है। हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया कि आपको कुछ relevant facts बताने हैं about agricultural production in India. उसके बाद आपको बताने हैं what are the various constraints in transport and marketing of agriculture produced in India. As simple as that. राइट, सो सबसे पहला पार्ट, फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन परस्पेक्टिव इंडिया हैज़ प्रोड्यूस 275 मिलियन टन्स टोटल फूड ग्रेन इन 2018-19। ये वाली फिगर आप याद कर सकते हैं। हर साल इस फिगर के ये डेटा जो है सामने रखा जाता है। एग्रीकल्चर का जो डेटा है बताया जाता है किस तरीके से भारत ने एक नया रिकॉर्ड रचा है एंड सो ऑन। हर साल ये नंबर सामने आते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपका मेंस का एग्जामिनेशन है उसके पहले की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उनको याद करके जाइए। इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जो है पल्सेस की वो भारत में हो रही है। तो फूड ग्रेन्स के अलावा पल्सेस में भी हम काफ़ी आगे हैं। हाउएवर देखिए, आपकी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 25 वर्ड्स आपने दे दिए, आपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर दिया है। फिर हम ट्रांजिशन करेंगे। हाउएवर मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स आर पुअर ड्यू टू वीक एग्री मार्केट लिंकेजेस। ट्रांसपोर्ट एंड पुअर मार्केटिंग इज वन ऑफ सच लिंकेजेस अफेक्टिंग द इनकम ऑफ द पुअर फार्मर्स। ठीक है, कि यहाँ पर इवन दो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर और मार्केट के लिंकेजेस हैं, जो उनके आपस में जोड़ने वाले लिंक्स हैं, वो काफ़ी पुअर हैं। और ये पुअर में एक बड़ा कारण क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और पुअर मार्केटिंग एक बड़ा कारण बन चुका है। राइट, अब आप बात करेंगे इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। लैक ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, नो पक्का रोड्स इन विलेजेस टू ब्रिंग एग्री प्रोड्यूस टू सिटीज़ एंड मार्केट्स एंड मंडीज। ठीक है, तो आपकी सड़कों की कनेक्टिविटी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। नो यूज़ ऑफ डेडिकेटेड ट्रेन्स और वाटरवेज। देखिए, वैसे तो डेडिकेटेड ट्रेन और वाटरवेज का यूजेज वैसे भी बहुत कम हो रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो और भी कम हो रहा है, जबकि हम सभी को मालूम है कि अगर हम वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो सस्ते हैं, वो आसान हैं और बहुत तेज़ भी हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आपने बातें बता दी हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग को लेके। एपीएमसी के कंस्ट्रेंट्स, जो एपीएमसी थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, कंपल्शन टू सेल इन द एपीएमसी मार्केट विच इज डोमिनेटेड बाय द लोकल पॉलिटिकल लीडर्स एंड दे आल्सो वर्क इन कार्टेल्स। ठीक है, वो आपस में अपने दल बना लेते हैं और कभी कभार किसानों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को सस्ते दामों में अपने सामान को बेचना पड़ता है। As per a report, only 25% of the retail cost of sale is received by the producer farmer। यानी कि जितना उसका खर्चा हुआ, मान लीजिए उसका खर्चा हुआ 100 रुपये के आसपास, तो उसको 100 रुपये से बहुत ही कम ज़्यादा, मतलब उसको कहाँ तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसको 100 रुपये पे 120 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन उसको शायद 105 रुपये में ही अपने सामान को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली एपीएमसी के कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? मेन कारण है कार्टेलाइजेशन, मेन कारण है डोमिनेशन बाय द लोकल पॉलिटिकल लीडर्स। अनइवन रीच ऑफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि अब मान लीजिए प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, एफसीआई के गोदाम बने हुए हैं, उसके बाद एफसीआई की उन्होंने प्रोक्योरमेंट करने का जो सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज भी किया हुआ है अक्रॉस द एंटायर कंट्री। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि हर जगह पे ऐसा नहीं है। जो अधिकतर एफसीआई के गोडाउन्स बने हुए हैं वो नॉर्दर्न रीजन में बने हुए हैं एंड प्राइमरीली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे एफसीआई के गोडाउन्स डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं ये आपको जगह जगह देखने को नहीं मिल रहे हैं।
अनअवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ एट सेवरल मंडीज़, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, यानी कि आपने चीज़ों को, उपज तो हो गई है लेकिन उसके बाद उसका लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसके चलते आगे जाके फार्मर्स, क्योंकि चीज़ों की शेल्फ लाइफ कम होती है तो आगे जाके फार्मर्स को उस प्रोड्यूस का दाम भी नहीं मिल पाता है। सो दीज आर सम कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग जो कि आपको यहाँ पे बताने होंगे। और भी हैं, अगेन आपका मेजर फोकस देखिए इसी पे रहने वाला है कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और भी बता सकते हैं, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन है, लॉन्ग मार्केटिंग चैनल्स विद मल्टीपल इंटरमीडियरीज एडिंग टू द वोज ऑफ द प्रोड्यूसर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्लो पेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रेन्स टू पीडीएस आउटलेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री विच लीड्स टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉटिंग ग्रेन्स इन स्टोर हाउसेज। अब ये चीज़ें क्या थी, ये चीज़ें फार्मर्स की साइड से परेशानी है मार्केटिंग की, बट असल में कहीं ना कहीं परेशानी गवर्नमेंट की साइड से भी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योर तो कर लेती है लेकिन उसको आगे बांटती नहीं है। अब जब उसने उसको आगे बांटा ही नहीं है तो हाउ कैन दे प्रोक्योर मोर, क्योंकि उसके ऑलरेडी गोदाम भरे पड़े हैं, तो इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद जो है अलग अलग उसकी प्रॉब्लम्स को बता दीजिए। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, किसान है, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसके बाद आपका मार्केट है। इन सब चीज़ों के संदर्भ में आप बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। नीति आयोग ने रिसेंटली बताया है दैट द गैप बिटवीन एग्री वेयर हाउसिंग सप्लाई एंड डिमांड इज अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन टन्स, ठीक है, 35 मिलियन मेट्रिक टन्स है ये, कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है बिटवीन द एग्री वेयर हाउसिंग सप्लाई एंड डिमांड, जिसके चलते ये वाली प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, राइट। सो ये देखिए आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है। द टेक होम लेसन ओवर हेयर इज, 2 लेसन आपको समझने हैं जिसके आधार पे आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में एटलीस्ट मार्क्स लूज आउट नहीं करने। सबसे पहला टेक होम लेसन ये है कि आपको इंट्रोडक्शन को लाइटली नहीं लेना है। सेकंड टेक होम मैसेज ये है कि आपको स्टेक होल्डर्स के आधार पे हर एक तरह का पॉइंट मेंशन करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसान की तरफ से ही हैं, गवर्नमेंट को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो भी आपको बतानी पड़ेंगी। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली आप एक सिविल सर्वेंट के लिए परीक्षा दे रहे हैं, अल्टीमेटली आप जाकर आप गवर्नमेंट को ही तो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, राइट। सो आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते हैं, प्लीज़ आइडेंटिफाई ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स जो आपको यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। उसके आधार पे आप मल्टीपल पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, एक व्यापक आंसर जो है ऐसे ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing? Again, very simple question. सबसे अच्छी चीज़ देखिए, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज नहीं किया, कोई मुश्किल सा स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज नहीं किया। आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं, आपको दोनों सवालों का जवाब देना है। और बड़ी आसान चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन की थीम आप एक बार में पढ़ के ही बता सकते हैं। क्वेश्चन की थीम है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। जो फूड प्रोसेसिंग है ये आपकी थीम है, इसके आधार पर आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद बड़ी आसानी से देखिए, फूड प्रोसेसिंग आपकी थीम, ब्रीफली इंट्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पहले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, फिर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद हाउ कैन इनकम ऑफ द फार्मर्स बी इंक्रीज, यानी कि मेजर्स आपको बताने हैं, उपाय आपको बताने हैं, कैसे हम अगर फूड प्रोसेसिंग को एनकरेज करते हैं तो इनकम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसर क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे एक चीज़ का थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि बच्चों को ये क्वेश्चन मात्र 10 नंबर में दिया गया है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में दिया जाता तो बच्चे ज़्यादा अच्छा जस्टिस इस क्वेश्चन को कर पाते, बिकॉज लिखने को बहुत कुछ है फूड प्रोसेसिंग में, एंड 10 मार्क्स में आपके पास वर्ड लिमिट कम होती है। सो बच्चे तो इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं 500-700 वर्ड्स का, बट खैर यू हैव टू मेक डू विद दिस एंड यू हैव टू, your target should be to attain the maximum marks in this particular question, right? Before we begin with the answer structure, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थीम है, प्लीज़ डू नॉट टेक दिस लाइटली। 2015 से लेकर के हम देखते आए हैं ऑलमोस्ट हर साल। 2015 में तो देखिए 3 सवाल आए थे, उसके बाद 2017 का क्वेश्चन, उसके बाद 2018 का क्वेश्चन, उसके बाद 19 का क्वेश्चन, और देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी सेम आते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं
2015 वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद 17 का क्वेश्चन देखिए, हाउ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर फार्मर्स। ठीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ पूछ रहा है आपसे एक तरीके से कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। 18 में देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ सुपर मार्केट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स। 19 में देखिए, elaborate the steps taken by the government to meet the challenges of the food processing sector. This is 2019, right? So there are a number of questions and मोटा मोटा अगर आप देखें क्वेश्चंस पूछे भी वैसे ही जा रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय बन चुका है, आपको गारंटी देके कहता हूँ 2021 वाले मेंस में भी आपको एक सवाल पक्का पक्का पूछा जाएगा फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और आंसर भी आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, हम स्टार्टिंग में चीज़ों को बदलते भी नहीं है। देखिए इंट्रोडक्शन वही आपको इंट्रोडक्शन देते जानी है। द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाद्य प्रसंस्करण का हमारा उद्योग है, इट अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड इट इज़ रैंक्ड 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। ठीक है, इसका रैंक जो है वो 5वें नंबर पर है। गिवन इट्स पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज अ सनराइज इंडस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि जितना इसमें पोटेंशियल है लोगों की रोजगार में जनरेट करने का, जीडीपी को बढ़ावा देने का एंड सो ऑन, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेजर सनराइज इंडस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस की, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत तारीफ कर दी, आपने बोल दिया बहुत अच्छा सेक्टर है, इतना अच्छा सेक्टर है कि हम इसको मेजर सनराइज इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, घोषित कर दिया गया है। अब सेकंड पार्ट क्या था, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। देखिए ब्रीफली बात करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इज़ द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए इतने इनिशिएटिव्स ला रही है, तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बन रही हैं। सरकार आपको सब्सिडीज़ दे रही है, सरकार कह रही है कि यहाँ पर आके ये खोलेंगे तो इतना पैसा आपको वापस मिलेगा, इतना ग्रांट हम देंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने संपदा स्कीम लेकर आया, उसके बाद गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई, फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगेन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इट हैज़ बीन द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ठीक है, अगर आप मिल्क के टॉप प्रोड्यूसर हैं तो ये बताइए कि मिल्क को प्रोसेस करके आप उससे ज़्यादा और प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। चेंजिंग फूड हैबिट्स, लोगों की फूड हैबिट्स बदल रही हैं, मिडिल क्लास पॉपुलेशन की। एज इनकम ग्रोज द फूडिंग हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज ऑल्सो चेंजिंग विद ग्रेटर शेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फार्म प्रोसेस फूड्स। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था पार्ट 1 में, इकोनॉमी में आपका सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, सप्लाई डिमांड। सप्लाई के फैक्टर्स सोच लीजिए, डिमांड के फैक्टर्स सोच लीजिए, बात खत्म। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को सोच पाते हैं, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, सप्लाई के फैक्टर्स देखिए क्या है। सप्लाई क्या है कि ये आपका सप्लाई है, मार्केट साइज इतना बड़ा है तो क्यों नहीं कुछ कर रहे, सप्लाई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सप्लाई है ना, गवर्नमेंट आपको सप्लाई कर रही है। डिमांड के फैक्टर्स, ये देखिए ये भी सप्लाई है। डिमांड के फैक्टर्स क्या है, ये डिमांड का फैक्टर है कि देखिए लोग डिमांड भी तो करेंगे। अगर आप कोई चीज़ बना के रख देते हैं लोगों के सामने तो लोग खरीदेंगे उसे, क्योंकि लोगों की फूड हैबिट्स बदलती जा रही हैं। However, the sector has been facing persistent challenges on several fronts. Challenges क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन क्या होता है कि सीजनल स्कैर्सिटी है, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं। तो दोनों साइड हैं, देखिए रॉ मटेरियल अवेलेबल भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत बड़ी कमी है, पुअर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट। तो ये पूरा का पूरा चैलेंजेस बनाना बहुत ही आसान है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में चैलेंजेस बनाना इतना आसान है, इस पूरे चीज़ को कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए ये आपकी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉरवर्ड लिंकेज बनेगा और यहाँ पर आपका बनेगा बैकवर्ड लिंकेज। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ आपको देखना है कि बैकवर्ड लिंकेज में क्या क्या दिक्कतें हैं। बैकवर्ड लिंकेज में दिक्कतें हैं ये वाली, ये आपकी बैकवर्ड लिंकेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ये आपकी यहाँ की दिक्कत है, एफपीआई के लेवल की दिक्कत है। ठीक है, पुअर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, ये आपकी एफपीआई के लेवल की दिक्कत है। उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ मार्केट फार्म लिंकेजेस, कि मान लीजिए आपने सामान लिया, रॉ मटेरियल लिया, एफपीआई में जाके उसको प्रोसेसिंग भी कर दी, लेकिन मान लीजिए वो फॉरवर्ड लिंकेज कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, ये वाला टेबल को ध्यान रखिए, फ्लो चार्ट को ध्यान रखिए, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉइंट्स दे सकते हैं।
अभी भी क्वेश्चन का एक पार्ट बाकी है, दैट इज द सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, वो आपका आखिरी पार्ट बन जाएगा। इनकम ऑफ फार्मर्स कैन बी सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड इफ फॉलोइंग मेजर्स आर अडॉप्टेड। ये वाला पार्ट क्या है, जो चीज़ें आपने नेगेटिव लिखी थी उन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव करके लिखना है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, सच एज रोड्स, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज। चीप क्रेडिट देना चाहिए, लोगों को पैसा देना चाहिए टू रूरल एंटरप्रेन्योर्स सो दैट वो अपने FPUs बना सकें। ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस होनी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव्स एंड एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए। हाई वैल्यू फूड प्रोसेसिंग एंड हैसल फ्री एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं तो उस केस में जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ सकती है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू आर एक्सपेक्टेड। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन मैंने फिर भी इसको पूरा कवर किया क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले साल अगर ऐसा सवाल आता है तो आप उसको मिस आउट ना करें। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट अगेन अगर आपने पिछले कुछ सालों की वीडियोस को देखा होता तो आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में भी तकलीफ ना होती। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बेसिकली पूछा गया है क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। आप देख सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, और इसका भी आप पैटर्न देख लीजिए। 2016 में पहली बार पूछा गया, हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न। 17 में पूछा गया, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम। 18 में पूछा गया, हाउ हैज़ द एम्फोसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन द रीसेंट पास्ट। और अब देख लीजिए, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस। देखिए यूपीएससी का सवाल देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस। हम सभी जानते हैं इसका कारण क्या है, हरित क्रांति। वन वर्ड आंसर है, हरित क्रांति की वजह से ही आज भारत में राइस व्हीट सिस्टम का जो सक्सेस बना हुआ है, एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में, वो आज भी कायम है। In spite of this success, how has this system become a bane in India? Very very simple, environmental problems आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक ही तरह का प्लांट उगाए जा रहे हैं, एक ही तरह का क्रॉप उगाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली धरती तो खराब होगी ही होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पिछले बल्कि जो सवाल पूछे गए उसके संदर्भ में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद ये प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? ठीक है, तो इंट्रोड्यूस द राइस व्हीट सिस्टम इन इंडिया ईदर बाय गिविंग रेलिवेंट डेटा और बाय एक्सप्लेनिंग इट ब्रीफली। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले जो आपका कीवर्ड है राइस व्हीट सिस्टम आपने कीवर्ड उठाया, उसके आधार पे इंट्रोडक्शन दे दी। सेकंड पार्ट क्या होगा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, एंड फिर हाउ इट इज बिकमिंग अ बेन, यानी कि व्हाट आर द एडवर्स इंपैक्ट्स। मेंशन मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस अ सक्सेस, एक्सप्लेन द एडवर्स इंपैक्ट्स। क्लियर है? किस तरीके से 3 पार्ट में आपने क्वेश्चन को तोड़ दिया। एक तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई और 2 चीज़ें जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। हमने सेम चीज़ यहाँ करी थी, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। आपकी थीम क्या थी, फूड प्रोसेसिंग की, ब्रीफली इंट्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट नंबर 2। उसके बाद हाउ कैन इनकम ऑफ फार्मर्स बी इंक्रीज, पार्ट नंबर 3। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3। क्लियर है ये बात? सिमिलरली यहाँ पर भी सबसे पहले आपका पहला पार्ट राइस व्हीट सिस्टम, दूसरा पार्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, तीसरा पार्ट हाउ इट हैज़ बिकम बेन इन इंडिया। ठीक है, 1, 2 एंड 3। नाउ कमिंग टू द आंसर स्ट्रक्चर, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज इंडियाज मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड क्रॉपिंग सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि ये आपका खरीफ क्रॉप, ये आपका रबी क्रॉप, राइट। तो ये आपका खरीफ क्रॉप, ये आपका रबी क्रॉप, इसी आधार पे तो जो आपके खेत होते हैं वो पूरा साल खिलखिलाते रहते हैं, बिकॉज आप गर्मियों में राइस उगाते हैं, सर्दियों में वीट उगाते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस ऑन एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ अराउंड 11 मिलियन हेक्टेयर्स। इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी, है कि नहीं? फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हमारा PDS सिस्टम है उसके तहत भी तो सरकार राइस और वीट ही बेच रही है। सिस्टम इज प्रेवलेंट इन द इंडो-गंजेटिक प्लेन्स एंड प्रीडोमिनेटली इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा। ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कम चीज़ें भी बताएंगे तब भी इट्स फाइन, लेकिन कुछ कुछ तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बहुत ही प्रीडोमिनेंट सिस्टम है, कहाँ पे देखने को मिलता है, एंड सो ऑन, राइट। सेकेंड पार्ट, फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर जब आप बताएंगे फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, अगेन थॉट प्रोसेस कैसे चलाना है, सप्लाई डिमांड। ठीक है, सूटेबल सॉइल्स, ये आपका सप्लाई साइड का फैक्टर हो गया कि वास्ट एक्सटेंट ऑफ एलुवियल सॉइल इन द इंडो-गंजेटिक प्लेन्स हैज़ फैसिलिटेटेड द व्हीट राइस फार्मिंग टू ग्रेट एक्सटेंट, कि आपके पास जो मिट्टी थी वो अच्छी थी, जिसकी वजह से ये वाली फार्मिंग काफ़ी
अच्छे तरीके से चल पा रही है। मॉनसून क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये क्या है? सप्लाई, कि आपके पास अच्छा बारिश होती है, अच्छा पानी उपलब्ध है, मॉनसून क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से अगेन जो लोग हैं वो इस तरह की खेती को कर पाते हैं। राइस में आपको मालूम होगा कि आपको ज़्यादा पानी चाहिए, वीट में आपको मालूम होगा स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि मॉनसून क्लाइमेट भी है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि आपके पास सिंचाई के साधन भी अवेलेबल हैं। ये आपका क्या होगा? सप्लाई का फैक्टर। अब लार्ज पॉपुलेशन, ये आपका डिमांड का फैक्टर है। इंडो गंजेटिक प्लेन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, राइट। तो ये आपका डिमांड का फैक्टर। तो ऐसा नहीं है कि किसान उगा रहा है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, खरीदने वाली बहुत बड़ी आबादी है। ये बन गए आपके फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, राइट। अगर बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, तो ये क्या है? ये भी सप्लाई का ही तो फैक्टर हुआ कि गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट कर रही है। द गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसी सच एज प्रोविजंस फॉर एमएसपी, सब्सिडी ऑन एग्री इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्यों हुआ? हरित क्रांति के चलते, जिसकी वजह से व्हीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सक्सेस बन चुका है। एक और तरीका आपको बताता हूँ, कभी कभार बच्चों को सप्लाई डिमांड वाली चीज़ समझ नहीं आती है। एक और तरीका है चीज़ों को अप्रोच करने का, जो कि हम अप्रोच फॉलो करते हैं ज्योग्राफी में। जब भी कोई क्वेश्चन होता है, और ये अप्रोच भी काफ़ी साइंटिफिक है, इसके आधार पर भी आप बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। एक होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। जब भी कोई ऐसा सवाल आपके सामने आए जिसमें कि आपको लगे कि ज्योग्राफी का लिंक है, एक होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और एक होता है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। वेरी वेरी सिंपल। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर। नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? ये वाला नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर है। इसके आधार पर भी आप चीज़ें बता सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है, कोई ना कोई अप्रोच लेके चलिए। अगर आप वो अप्रोच को लेके चलेंगे, आप क्वेश्चन को जल्दी जो है आंसर कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आंसर हो चुका है। थर्ड पार्ट की बात करेंगे। वाइल इन द शॉर्ट टर्म द ग्रेट सक्सेस has helped India to achieve food security, but over a long period it has caused several adverse impacts. वो क्या क्या है? Adverse impacts, misutilization of नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि बद इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। आपके राइस क्या है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सभी एरियाज क्या हैं? ये वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में रहते हैं। और क्योंकि आप ऐसे प्लांट्स को उगा रहे हैं जो कि आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी खत्म होती जा रही है। ड्यू टू मोनोक्रॉपिंग ऑफ व्हीट एंड राइस हैज़ कॉस्ट लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नॉट ओनली दिस, बल्कि जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है। और जो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स हैं, ठीक है, ड्राई लैंड एरियाज़ में, देन आपका जो ड्राई लैंड एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, वो भी तो एक प्रॉब्लम आती जा रही है। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, क्यों? बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो ये आपके एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, जैसे जैसे आपकी खेती में यूरिया वगैरह का काम बढ़ता जा रहा है, तो इम्पोर्ट्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं ऑफ अदर एग्रीकल्चर आर्टिकल्स सच एज ऑयल्स, पल्सेस वगैरह वगैरह, ड्यू टू ओवर एम्फोसिस ऑन व्हीट एंड राइस ओनली। Disease outbreak, it gives the environment conducive to the outbreak of the diseases and insect pest attack, क्योंकि आप एक तरह का वो जो है सामान उगा रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हैं जिसको आपको बताना है। अगेन क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं समझता हूँ मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। फाइनली कंक्लूजन में आपको बताना है, देखिए जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इनको गवर्नमेंट को ठीक करना होगा अगर हमें अपने SDGs को अटेन करना है, एंड सो ऑन। द व्हीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड विद क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। आप एंड में बोल दीजिए कि हमें तो जी ऐसा कुछ संपोषणित कृषि करना चाहिए, कुछ सतत कृषि करना चाहिए, सो दैट हमारा धरती भी ठीक रहे, लोगों की डिमांड्स भी पूरी होती रहें और हमारा एनवायरनमेंट भी खराब ना हो, राइट। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू एंड द आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन इन एग्रीकल्चर, अनदर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, राइट। देखिए, अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो की रिक्तीकरण परिदृश्य में जो आज का आपका परिदृश्य बना हुआ है, जो आज का आपका सीन बना हुआ है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता जा रहा है, आपको उपाय बताने हैं टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम। आपको बताने हैं जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए,
अप्रोच कैसे बनेगी? पहले आपका ये बनेगा बैकग्राउंड, ठीक है जी, बन गया बैकग्राउंड। डिप्लीटिंग सिनेरियो आप बताएंगे, ब्रीफली डिस्कस द स्टेटस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। इसमें आपको बताना है किस तरीके से सिनेरियो डिप्लीट होता जा रहा है। पानी का सिनेरियो जब भी आपको बताना है या फिर किसी भी प्राकृतिक संसाधन का आपको बताना है कि परिदृश्य कैसा है, तो दो चीज़ें बतानी होती हैं, क्वांटिटी क्वालिटी। क्वांटिटी क्वालिटी, सिंपल सी बात है। क्वांटिटी यानी कि जो इसका पहले स्तर था वो आज स्तर नहीं है, और क्वालिटी यानी कि जितना स्तर अवेलेबल है वो कितना दूषित हो चुका है, फिर भले वो वायु हो, फिर भले वो पानी हो, जल हो, फिर भले वो मिट्टी हो, कुछ भी हो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आपको दोनों ही बतानी पड़ती हैं। तो पहले पार्ट को देख लेते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज बट अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, राइट। टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर्स, राइट। इंडिया एक्सपीरियंसेस एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1170 मिलीमीटर्स पर ईयर। अगेन ये बहुत सारी फिगर्स हैं, हो सकता है आपको ना मालूम हो। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर तरह की फिगर आपको याद हो। कुछ कुछ फिगर्स मैंने आपको बताया था याद करनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाले आपको फिगर याद होनी चाहिए कि टोटल इंडिया की प्रोडक्शन एक साल में कितनी हुई है, तो वो आपसे एक्सपेक्टेड है। हर तरह की फिगर्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको याद हो, ठीक है। हाउएवर स्टिल इंडिया इज फेसिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशंस इन सेवरल ऑफ इट्स रीजन्स मेनली ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये आपकी होगी इंट्रोडक्शन, कि आपने बता दिया कि जी आज का स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है, देखिए हमारे पास बहुत बड़ा मिसमैच है, ये हमारे पास जो है 4% की सप्लाई है लेकिन हमारी डिमांड 16% की है, राइट। तो सप्लाई इज़ 4% बट द डिमांड इज 16%, तो ये मिसमैच है, इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, ये आपका सेकंड पार्ट है। सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम फॉर इट्स जुडिशियस यूज। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, मेजर्स टू इंप्रूव द वाटर स्टोरेज एंड द इरिगेशन सिस्टम। डेवलप माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स एज पर द सूटेबिलिटी टू द रीजन्स। वाटरशेड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुड बी implemented effectively. Rainwater harvesting to collect and store rainwater at surface or in subsurface aquifers so that it can't be lost as surface runoff. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर पाते हैं तो इसका कोई भी जवाब नहीं है। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स ऑब्वियसली आपको बतानी होंगी, क्योंकि इरिगेशन का सवाल भी पूछा गया है कि इरिगेशन में पानी जो है वो व्यर्थ ना किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए सो दैट आप पानी को अच्छे से कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कई सारे पुराने पारंपरिक मेथड्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, विच इंक्लूड डोंग बंद सिस्टम, धोबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि कुछ राज्यों में चलते आ रहे हैं, उनको हम पूरे इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, पैन इंडिया लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैनाल्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन बेसिन्स हैं, अब कई सारी चीज़ें हैं, चेक डैम्स हैं, राइट, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इरिगेशन फरोज हैं, वाटर बॉडीज़ वगैरह वगैरह। दे शुड वेल्स बी यूज टू रीडायरेक्ट वाटर अक्रॉस द लैंड सरफेस टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर आर्टिफिशियली। ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन्स टू वाटर डेफिसिट बेसिन्स थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये भी एक सुझाव दे सकते हैं। रिहैबिलिटेशन ऑफ डैम्स का सुझाव दे सकते हैं। सो कई सारे मेथड्स हैं जो भी आपने, आई एम श्योर आपने एस्से के लिए प्रिपेयर किया होगा कि पानी का हम बेहतर संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इस पर। फाइनली कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन को भी और इस पार्ट 2 को भी। इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी pronged strategy which focuses over a range of issues such as conservation, harvesting, renovation of traditional and other water bodies, reuse and recharge, watershed development and intensive afforestation। तो हमने कुछ भी, मैं समझता हूँ कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट यहाँ पे नहीं बोला है जो आपने नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा, राइट। पॉइंट इज़ कि बहुत इजी था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में 50 में से मैं समझता हूँ आपके 25 to 30 मार्क्स बहुत आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए इकोनॉमी में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो एग्रीकल्चर में तो बड़ी आसानी से आप 25 to 30 मार्क्स ला सकते हैं, बिकॉज पेपर काफ़ी आसान आया था, राइट। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें कि हम साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।